एमपी बोर्ड कक्षा 10 की गणित का पेपर 13 फरवरी 2024 को होने वाला है। तो उसका जो पेपर सेट ए है ये आपके सामने है। 13 फरवरी को जो आपका पेपर होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको जो 75 में से 75 आपको जो लाने से कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी पूरी पीडीएफ आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप ऐप को जो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस लिंक पे जो आप क्लिक करेंगे नीचे तो आपको वहाँ से ऐप मिल जाएगा। तो आप ऐप पे जाके देख सकते हैं इसका पीडीएफ पूरी, या फिर आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना 7568 35 0069। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप में जो व्हाट्सअप करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही 10वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। आपके आने वाले जो पेपर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आइए एमपी बोर्ड का जो 10वीं का पेपर है 13 फरवरी को होगा, उसका पेपर सेट ए हम इस वीडियो में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके सही विकल्प का चयन करना है। और ये आपके 6 क्वेश्चन होंगे पहले में, और 6 नंबर का होगा। 6 × 1 बराबर ये 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो आइए इनको हम सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके ये कि संख्याओं 5 और 10 का आपको HCF मसप फाइंड करना है। तो 5 और 10 का HCF ज्ञात करने के लिए आपको ऐसी संख्या बतानी है जिसका भाग 5 में भी जाए और 10 में भी जाए। तो इसका सीधा उत्तर तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, और मैं आपको कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उसको कैसे करना वो आप यहाँ पे हल करके देख लेते हैं। सबसे पहले 5 में भाग देंगे तो ये 5 के जाएगा एक बार, और 10 में भाग देंगे 2 का तो 5 बार जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें ज्ञात करना है HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए जो दोनों में कॉमन है, उसको एक बार लिखा जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस ये इसका आंसर हो जाएगा 5। और जब आपको ऐसी कोई संख्या दोनों में कॉमन नहीं दिखे तो फिर आपको वहाँ पे करना है ना 1। जैसे आपको संख्या पूछे 17 और 19, दो अभाज्य संख्या है ये, और दो अभाज्य संख्या, दो प्राइम नंबर का आपको HCF पूछे तो अभाज्य संख्या का जो HCF होता है वो हमेशा कितना होता है, वो 1 होता है। अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको द्विघात समीकरण दे रखा, बहुपद दे रखा आपको ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। इसके दो शून्य दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो आपको इसमें शून्यकों का योग ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ये शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a। ये माइनस का b/a इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। आपको इसमें शून्यकों का गुणनफल पूछे, अल्फा × बीटा पूछे, तो वो आप करेंगे c/a। तो c/a तो ये तो आपके अल्फा × बीटा है, जबकि ये आपके अल्फा प्लस बीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, रेखिक समीकरण युग में दे रखा है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। इनका कोई हल प्राप्त नहीं है, इसकी शर्त बतानी है। तो देखो, जब ये कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो वो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। और समांतर रेखाओं की कंडीशन ये है कि उसके 2 अनुपात शुरू के बराबर होते हैं और तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर वो आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। इसमें ये वाला तो बराबर है, 2 तो इसके बराबर है, a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 इनके बराबर नहीं है। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो हो जाएगा आपका बी उत्तर। ये कोई बराबर नहीं है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हो जाएगा आपके ये अद्वितीय हल। इसके कितने हल प्राप्त होते हैं, अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। और ये रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, इसका उत्तर लिखेंगे हम प्रतिच्छेदी। और ये तीनों ही बराबर, तो ये आपके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। और रेखाएं कैसी होती है, समपति रेखाएं होती हैं। ये समांतर रेखा है, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। ये आपकी जो प्रतिच्छेदी रेखा और समपति रेखा ये दोनों संगत होते हैं, ये वाले दोनों संगत होते हैं, ये आपका असंगत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका आपको सारवंतर डी ज्ञात करना है। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सारवंतर डी ज्ञात करने के लिए आप दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद कितना है, ये तो है इसका पहला पद, ये है इसका दूसरा पद। अब दूसरा पद है आपका -1, इसमें से हमें पहला पद 1 को घटाना है। तो -1 में से -1 को घटाएंगे तो -1 से कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आता है, -2 आएगा। देखो, ये जो सारवंतर है वो प्लस में भी आ सकता है, वो माइनस में भी आ सकता है, और वो 0 भी हो सकता है। तो सारवंतर का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। इसमें आपसे पूछे कि पहला पद क्या है, तो पहला पद आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसमें प्रथम पद पूछे तो प्रथम पद क्या लिखेंगे, इसमें प्रथम पद हम 1 लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपके ये, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनकी एक रेखा खींच जाए तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। इसको कहते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जिसका दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय। ये आपकी 6ठी प्रश्नावली का है, ये थेल्स प्रमेय कहते हैं इसको। इसी का दूसरा नाम है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ठीक है, ये इस प्रकार की प्रमेय होती है ये कि ये मान लो एक कोई त्रिभुज है ABC,
ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। इसमें किसी एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचे, जैसे इसमें बी सी के समांतर एक दूसरी लाइन खींच ले सी डी। ठीक है, ये सी डी हमने एक ये डी सी डी ई खींच लेते हैं। ठीक है, डी ई, इसमें हमने डी ई को समांतर खींचा है, इसके समांतर ये बी सी के। तो ये जो अनुपात होगा ए डी बटे डी बी, ये अनुपात ए ई बटे ई सी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसका जो अनुपात होगा, यदि ये समांतर हैं तो ये ए डी बटा डी बी ये किसके बराबर आएगा, ये ए ई बटा ई सी के बराबर आता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका उल्टा भी है कि अगर ये अनुपात बराबर है तो ये रेखा इसके समांतर होती हैं। तो ये आपके विलोम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र याद होना चाहिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये आपको इसमें सूत्र लगाना है और फिर आपको इसको हल कर लेना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, ये होता है पी एक्स कोमा वाई बराबर होता है, ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। ये तो हो जाएगा आपका x1 y1 और ये होगा आपका x2 और y2। ये 1 और -3 को जोड़ेंगे और दोनों को 2 का भाग देंगे, तो प्लस का 1 इसमें हम जोड़ेंगे माइनस के 3 और 2 का भाग देंगे। और y1 का मान कितना है, माइनस के 2, इसमें जोड़ेंगे माइनस के प्लस के 4 और फिर इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो माइनस का ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 बटे 2 और ये माइनस के 2 और प्लस के 4, ये प्लस के 2 हो जाएंगे 2 बटे 2। तो 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 बटे 2 और 2 में से ये 2 बटे 2, इसका उत्तर आएगा माइनस का 1, इसका आएगा प्लस का 1। तो -1 + 1 इसका सही आंसर है। -1 + 1 आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आपको 6 क्वेश्चन के जो उत्तर है वो आपको अबसद के रूप में पूछे जाएंगे, उनके दे देना है। अब आपको आज दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके इंग्लिश मीडियम में भी दे रखा, तो ये भी पेपर आप इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं। और इसकी पूरी PDF आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना। दूसरा प्रश्न आपकी ये है कि ये एक संख्या है 3√2 एक संख्या है, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इसका जब हम गुणा करते हैं तो इसका जो उत्तर होता है वो भी कैसा होता है, अपरिमेय ही होता है। हमेशा इसका उत्तर अपरिमेय ही आता है। अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अपरिमेय संख्या। यदि px एक द्विघात बहुपद है, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहा जाता है। इसको कौन सा कहेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के मूल अगर वास्तविक और बराबर हैं तो इसके विविक्तिकर का मान क्या होगा, तो विविक्तिकर का जो मान है वो अगर मूल वास्तविक और बराबर है तो इसके विविक्तिकर का जो मान है वो 0 होता है। ये विविक्तिकर होता है b² - 4ac, इसका मान अगर 0 के बराबर आता है तो इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, ये बराबर से याद रखना, बराबर होते हैं। इसका मान b² - 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा आता है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। वो कैसे होंगे, असमान होंगे। और b² - 4ac का जो मान है वो अगर 0 से छोटा आता है तो इसके मूल कैसे होंगे, इसके मूल होंगे काल्पनिक, इसके मूल काल्पनिक होंगे। तो जैसा पूछे वैसा जवाब इसमें देना है। तो ये बराबर है, इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। और इस विविक्तिकर जिसको हम अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसको दूसरा जो नाम है वो विवेचक भी होता है, विवेचक, इसको अंग्रेजी में डी से लिखा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है b² - 4ac। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दे रखी है और इसका 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो ये इसका 10वां पद ज्ञात करना है, तो इसमें हम nवां पद लगाएंगे, an बराबर a + n - 1 × d। तो ये हो जाएगा an बराबर a + n - 1 × d। इसका पहला पद कितना है, पहला पद तो हमारे पास में a ही है, और n का मान कितना है 10 - 1 × d का मान जो है इसमें आपकी देखो a + d में से हम a घटाएंगे तो a से कट जाएगा, d का मान d ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका a + 9d। इसका उत्तर कितना आएगा आपके a + 9d। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार तो समान है परंतु उनके माप समान होना आवश्यक नहीं है, कैसी आकृतियाँ कहलाती हैं, उनको हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। कौन सी आकृतियाँ कहते हैं, समरूप आकृतियाँ उनको कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपके समरूप आकृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिंदु दे रखा है 0,4, ये किस अक्ष पे स्थित है। इसमें देखो x का मान तो 0, इसका मतलब x पे तो नहीं होगा, कहाँ पे होगा, ये y अक्ष पे होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम ये y अक्ष।
तो ये आपके वाई अक्ष पे स्थित है। ऐसे आपके 6 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले पूछे जाएंगे। अब आपके जो 6 क्वेश्चन है वो सत्य असत्य वाले पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में आपको सवाल को सोल्व करके ही बताना है। यदि ABC AP में है तो B का जो मान है वो A + C/2 के बराबर होगा। तो सही बात है ये, इसका जो मान है वो इन दोनों की जोड़ के मध्य के बराबर ही होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सत्य है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम इसमें दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 2 4 6 एक समांतर श्रेणी है, इसके 3 पद हैं, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें 2 का भाग देंगे तो आपकी 20 का संख्या आ जाएगी। तो 6 और 2 8 होंगे, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे इसको देख लो, 6 और 3 9, और इसमें भी हम 6 और 9 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके 12 हो जाएगा। 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल इसमें सत्य है। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। तो बिल्कुल सही है, निश्चित घटना की जो प्रायिकता है उसका उत्तर हमेशा 0 होता है। आपको असंभव घटना की पूछे तो असंभव घटना की जो प्रायिकता वो हमेशा 0 आती है, जबकि निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपके सत्य है, ये सत्य है और ये वाला भी सत्य है। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr², ये गलत है। आपके πr² तो वृत्त का होता है, इसमें 4 वृत्त होते हैं तो 4πr² होता तो सही होता। तो ये आपके असत्य होगा, असत्य। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। तो हाँ, वृत्त के ऊपर तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसके ऊपर अनंत बिंदु होते हैं तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसका उत्तर होगा यस, ये आपके सत्य है। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा और इसके बराबर भी हो सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। क्षैतिज के ऊपर देखिए, दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ में अवनमन कोण बनाती है, तो ये गलत है। इसको उन्नयन कोण कहते हैं, अवनमन कोण नहीं कहते, उसको उन्नयन कोण कहा जाता है। ये क्षैतिज है और यहाँ पे कोई वस्तु है तो उसके जो दृष्टि रेखा है, ये वाली दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज में जो कोण बनाती है इसको उन्नयन कोण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो ये आपके असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आपके तीसरे क्वेश्चन में 6 सत्य असत्य पूछे जाएंगे, इनको आपको अच्छी प्रकार से ऐसे सोल्व करके कर लेना है। चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ी के मिलान करनी है। स्तंभ ए दे रखा है, ये स्तंभ बी दे रखा है, सेकंड, इनको आपस में मिलान करना है। तो सबसे पहले इसमें जो आपको आता है उसको मिलान कर लो। जैसे मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, तो ये इसका सूत्र, ये इसका उत्तर हो जाएगा 0,0। वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो वृत्त की परिधि से मिलान कर लेंगे 2πr। फिर आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसमें 2 का भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसा किस में दिखाई दे रहा है, ऐसा सी में दिखाई दे रहा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आपके बचे हैं ये 3 वाले, तो इनको भी हम कर लेंगे। देखो, ये जो कोट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस लिख सकते हैं, या फिर इसको 1/tan लिख सकते हैं। कोट जो है वो tan का उल्टा होता है। फिर 2 और बच रहे हमारे, तो 1 - sin²। देखो, एक सर समीका है, पहली सर समीका sin² θ + cos² θ, इसका उत्तर होता है 1। अगर आपको 1 - sin² θ निकालना है तो इधर क्या बचेगा आपका cos² θ बचेगा, तो बराबर में आ जाएगा इसके cos² θ। तो इसको हम मिलान करेंगे cos² θ से। जो बचा हुआ है sec² θ - 1, ये आपके tan² θ के बराबर हो जाएगा। इसको मिलान कर लेंगे ये tan² θ के साथ में। ऐसे इसमें आपको मिलान कर लेनी है और ये 6 में से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर आपका जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें आपके एक नंबर के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। इसके उत्तर आपको एक शब्द में उत्तर देना है। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो सारे के सारे जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो सारे के सारे समरूप होते हैं। अगला प्रश्न आपकी दूसरा, यदि 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 10√3 है तो उन्नयन कोण कितना होगा? तो ये हम आपको यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक 10 मीटर ऊंचा वृक्ष है, ये 10 मीटर ऊंचा वृक्ष है और इसकी छाया है आपकी 10√3। 10√3 आपको इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण इसमें निकालना है। थीटा के सामने ये क्या होता है, लंब, ये हो जाएगा आधार। लंब और आधार किस में होता है? तो लाल कक्का देखना पड़ेगा इसमें, लाल कक्का देख लो इसमें, LAL KKA। तो लंब और आधार किस में, tan में है, ये साइन, ये कॉस और ये tan। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपका लंब कितना है 10 और ये है आपके 10√3। 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा ये 1/√3। अब 1/√3 किसका मान होता है, 30 का मान होता है।
तो इसकी जगह पे हम कितना लिखेंगे 10 30 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 है, तो इसको लिखेंगे हम 10 30। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपके 30 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विविक्तिकर का सूत्र लिखना है, तो वो हमने ऊपर चर्चा की थी, वही विविक्तिकर का सूत्र है। इसमें लिखेंगे हम, ये इसका विविक्तिकर सूत्र होता है D बराबर B² - 4AC। एक वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये मान लो कोई वृत्त है, ये एक वृत्त है अपना, और ये इसको ऐसे प्रतिच्छेद करके निकलती हैं, इसको 2 बिंदुओं पर काट के निकलती हैं, तो इसका ये प्रतिच्छेदन बिंदु है। अगला प्रश्न है शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है, तो बेलन के आयतन में 3 का भाग दे दो, शंकु का आयतन आ जाएगा। बेलन का आयतन होता है πr²h, इसमें हम करेंगे 1/3 πr²h, ये बेलन का आयतन है। अगला प्रश्न है संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो इन सभी को जोड़ के 1 2 3 4 5 का भाग दे दो। तो 3 + 3 3 + 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 5 20 20 में 5 का भाग दे दो। तो 20 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो इसके उत्तर कितने आएंगे 4 आ जाएगा। आपको केवल उत्तर ही लिखना है, एक शब्द में उत्तर देना है इसको। तो यही इसका आंसर इसमें फाइनल, पूरा सोल्व नहीं करना, उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना है। अगला प्रश्न आपका ये कि छठा प्रश्न है कि इसमें आपको ज्ञात करना है, ये HCF दे रखा है इसका, और इसका आपको LCM ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि इसमें दो संख्याओं में संबंध होता है, कि 2 संख्या जो दे रखी है इसमें आपको ये संबंध होता है कि A × B बराबर LCM × HCF होता है। A × B बराबर क्या होता है LCM × HCF होता है। तो हम यहाँ पे इसको साइड में कर लेते हैं कि ये होता है A × B बराबर LCM × क्या होता है इनका HCF होता है। तो A और B तो है 303 और 657, ये 303 × 657, ठीक है, ये तो आपका A और B हो जाएगा। LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM का LCM ही लिखेंगे, और HCF का मान दे रखा हमें 9, तो इसमें हम 9 को लिख लेंगे। अब आपको इसमें LCM ज्ञात करना है और HCF दे रखा है, तो HCF का इसमें भाग दे देंगे। 9 को हम इधर लेंगे, भाग में आ जाएगा, तो 303 × 657 और बटे में कितने आएंगे 9, और कितना बचेगा क्या आगे ये LCM बच जाएगा। अब 9 के बाद से चाहे तो इन दोनों में किसी को काट लो, तो देखते हैं 9 के बाद से कौन करता है। जिस संख्या के जोड़ में 9 का भाग जाता है उसमें 9 का भाग भी जाएगा। तो ये आपके 6 और 5 11 और 6 18, इसमें 18 हो रहे, तो ये 9 के पार से कट जाएगा। चाहे तो आप 3 के पार से भी काट सकते हैं, लेकिन जल्दी उतर आ जाएंगे 9 के पार से। 9 एकम 9, 9 7 63, 2 बचेंगे 27 हो जाएंगे, तो 63 को गुणा कर लो, फिर आपके 9 7 63 और बचेंगे 2 27 हो जाएंगी। 27 में 9 का भाग जाएगा 3 बार, तो ये 73 बार कट जाएगा। तो हमारे पास में संख्या है ये LCM बराबर लिख रहा हूँ मैं, ये LCM बराबर 303 गुणा में 73, ठीक है। अब 303 को 73 से गुणा कर देंगे, ये 303 को हम यहाँ पे 73 से गुणा कर लेते हैं। 303 और 73, 3 3 9 0, 3 3 9 इंटू 3 7 21, क्योंकि 0 है तो 21 के 21 आ जाएंगे, और 3 7 21, यह आ जाएगा आपके 9, यह आएगा 9, ये 1 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, तो ये है आपके 22, किसके जो उत्तर आपके हो जाएंगे 22,119 इसके उत्तर हो जाएंगे। 1 मिनट, ये लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 306 है, तो ये 9 नहीं होगा, यहाँ पे ये 306 हो जाएगा, ठीक है 306। तो यहाँ भी आ जाएगा 306, तो इसको हम 306 से गुणा करेंगे, 3 छंग ये हो जाएगा आपके 18, 3 छंग 18, फिर आएगा आपके 8 के 8, यहाँ पे आ जाएंगे 2, और ये इसको जोड़ेंगे तो आएगा 8 3 और 9 और 4 3, और ये 22,338। तो इसका जो उत्तर है आपके 22,338 आएगा, ये इसका जो फाइनल उत्तर वो हो जाएगा। ये इसके अथवा वाला सवाल भी है, तो इसको भी कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या के रूप में दर्शाना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल आपका ये कि संख्या दे रखी है आपको 7,429, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणा के रूप में व्यक्त करना है, या फिर आपको इस अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 15 और 21 का HCF ज्ञात करना है। कोई सा भी सवाल करेंगे, दोनों सवाल हम इसमें आपको हल करके बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ज्ञात कर लेते हैं आपको ये अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको गुणनफल के रूप में लिखना। सबसे पहले भाग देंगे हम इसमें, ये 7,429 है, तो इसको आप जो अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करते हैं,
तो सबसे पहले इसमें हम भाग देंगे 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा। सबसे पहले इसमें भाग जाएगा आपके 17 का। तो 17 का इसमें हम भाग दे देते हैं कि सबसे पहले भाग देंगे इसमें 17 का। तो 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौक 68, 4 बार भाग जाएगा 17 चौक 68। फिर कितने बचेंगे, 74 में से 68 को घटा लेते हैं, 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे, ऊपर से उतरेंगे 2, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51। ठीक है, फिर यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 9, फिर 17 साती 119 हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 बार भाग इसमें चला जाएगा। अब वापस इसमें 17 का भाग नहीं जाएगा, अब भाग जाएगा इसमें 19 का। तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38। ठीक है, 38 तो 5 बचेंगे, 57 हो जाएंगे। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 3 बार भाग जाएगा। फिर 23 में फिर 23 के भाग जाएगा, तो इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा आपके 17 इंटू 19 इंटू 23। अगर आपको ये करना, आपने प्रैक्टिस की है तभी आप कर पाएंगे, बाकी इसका उत्तर आप गलत कर सकते हैं। तो ये 17, 19 और 23 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग इसमें नहीं जाएगा। आपको गुणा के रूप में लिखना है तो इस प्रकार से इसको लिख लेना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको ये, इसका जो आंसर ये निकाल लेना है। इसका जो दूसरा वाला सवाल है 12, 15, 21 वाला, इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 12 में भाग देंगे 2 का 6 बार, 6 में 2 का 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। इसी प्रकार से 15 के गुणनखंड करेंगे, 3 का भाग देंगे 5 बार, फिर 5 में 5 का 1 बार, और भाग देंगे हम 21 में 3 का 7 बार और 7 में 7 का 1 बार। तो यहाँ जो दो तीनों में कॉमन है उसको हम एक एक बार लिखेंगे। सबसे पहले 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिखेंगे हम इसमें 3 इंटू 5, और 21 को लिखेंगे हम इसमें 3 इंटू 7। तो ऐसी संख्या बतानी जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन हो। तो HCF बराबर कितना आ जाएगा इसका, ये देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 3। जब ऐसी संख्या आपको दे दे जिसमें आपको कोई कॉमन नहीं मिले तो फिर आपका उत्तर 1 आता है। तो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें आपको दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दे रखा है। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको -3, और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा आपको +2। तो मैं इसका सीधा आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, उसके द्वारा आप इसमें कर सकते हैं। तो बहुपद हो जाएगा आपका ये बहुपद। बहुपद का सूत्र होता है इसमें x² माइनस ये शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, बराबर में हम लिखेंगे इसको x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अल्फ़ा इंटू बीटा आपके 2 है। तो x² माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा और प्लस में 2, ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट तरीके से करोगे तो भी इसके उत्तर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने, तो ये भी हम बताते हैं शून्य कैसे इसका ज्ञात किया जाता है। तो शून्य तो आपको गुणनखंड करके निकाल लेना है। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको ये लिखना है यहाँ पे 3x² 3x² और प्लस में आपके 4x और प्लस में 4। फिर इसमें ABC का मान निकालेंगे। A बराबर कितना है 3, B बराबर कितना है 4 और C बराबर है 4। A को गुणा करेंगे C से, यहाँ पे A को C से गुणा करेंगे, A इंटू C कितना आएगा आपके 3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपके 12। अब 12 के टुकड़े करने, जिनको जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए आपके 4 आ जाए, जोड़े या घटाएं तो 4 आ जाए। तो एक तो 1 इंटू 12 होगा, एक आपकी 2 इंटू 6 होगा, एक आपका 3 इंटू 4 होगा। इसमें से किसको जोड़ने घटाने पे 4 आ रहे, तो ये आपका 4 और 2 और 6 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम 2 को घटा लेंगे 6 में से, तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस का 6x माइनस का 2x और प्लस में 4। कॉमन निकालेंगे तो 3x कॉमन आएगा इसमें से, यहाँ बचेगा आपका x प्लस 2 बचेंगे। यहाँ पर भी हम कॉमन निकालेंगे तो माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर है, तो ये आपका इस प्रकार से इसका जो उत्तर है वो x प्लस 2, इसमें माइनस के 2 कॉमन लेंगे और x प्लस 2 यहाँ पे बचेगा। तो अब आपकी जो दोनों बार कॉमन आया x प्लस 2, इसको एक बार लिखेंगे और 3x माइनस 2 इसको एक बार लिख लेंगे। बस शून्य ज्ञात करने, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इनको हम 0 के बराबर में लिखेंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आएगा आपके -2। दूसरा आपका 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर +2, x बराबर 2/3 आ जाएगा। बस ये इसका उत्तर है और इसका उत्तर -2। इस प्रकार से आपको ये इसका जो गुणनखंड है वो करके इसका शून्यक ज्ञात करना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 9वां, जिसमें आपके 4u² प्लस 8u का शून्य ज्ञात करना है। वो इसमें भी कॉमन निकालेंगे, 4u² प्लस 8u, इसमें एक तो 4 कॉमन आएगा और एक आपका u कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 4 और u। तो 4u कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका केवल u बचेगा और यहाँ पे बचेंगे प्लस के 2, बराबर लिखेंगे 0, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा आपका 0। इसी प्रकार से u प्लस 2 बराबर 0, तो u का जो मान है वो माइनस के 2 आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 4x² प्लस 5x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए आपको इसमें शून्य ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें देखेंगे इसके गुणांक ए का मान कितना है 4 है, बी का मान कितना है 5 है और सी का मान कितना है माइनस का 6 है। फिर इसमें होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, वो होता है c/a। सी का मान कितना है माइनस का 6, ए का मान कितना है 4, इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा माइनस के 3/2 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको इसको बीजगणित समीकरण के रूप में लिखना है कि 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3900 रुपये है। तो हम बल्ले का मूल्य इसमें लिखेंगे कि बल्ले का जो मूल्य है, बल्ले का मूल्य इसको मान लेते हैं हम x रुपये और गेंद का मूल्य मान लेते हैं, गेंद का मूल्य ये मान लेते हैं हम y रुपये। तो इसको हम ये वाले को समीकरण में बदलेंगे तो 3 बल्ले है तो ये हो जाएगा आपका 3x और 6 गेंद तो ये हो जाएगा आपका 6y। दोनों को गुणा करके जोड़ेंगे तो 3900 उत्तर आ रहा है। दूसरा एक बल्ला और 3 गेंद है तो x प्लस 3y हो जाएगा, बराबर में कितना है ये 1300। बस आपको यहीं तक लिखना है, इसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। केवल बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है। या फिर आपके दूसरा समीकरण दे रखा है y बराबर mx प्लस 3, इसमें आपको x बराबर -2 लिखना और y बराबर 5 लिख के m का मान याद करना। तो ये वाला कर लेते हैं। ये आपके हैं y बराबर, ये है आपके y बराबर mx प्लस 3, जहाँ पे x है वहाँ पे लिखना आपको -2, जहाँ पे y है वहाँ लिखना -5 प्लस के 5। ये तो आ जाएगा प्लस का 5 बराबर m इंटू -2 और प्लस में 3। ये प्लस के 3 इधर चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 - 3 बराबर m इंटू -2। तो 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा और ये इसके -2 गुणा में से भाग में आ जाएंगे, तो बटे में आएगा आपका -2 बराबर m का मान ज्ञात करना, 2 में -2 का भाग देंगे तो इसका उत्तर -1 आ जाएगा। यही अपने क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के विविक्तिकर का मान ज्ञात कीजिए। तो विविक्तिकर का मान ज्ञात करने के लिए आपको b² - 4ac लगाना पड़ेगा। तो इसमें abc का मान कितना है, इसमें देखो a बराबर तो है 2, b बराबर कितना है 5 और c बराबर है 3। तो विविक्तिकर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। अब b का मान कितना लिखेंगे, b का मान लिखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 इंटू c का मान है 3। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 -4 दूनी 8 और 8 3 24 और 25 में से 24 गए तो कितना बचेगा 1। डी का जो मान कितना है वो 1 आ गया। बस यही इसका फाइनल उत्तर है। इसमें मूलों की प्रकृति नहीं पूछेगी तो आपको मूलों की प्रकृति नहीं ज्ञात करनी है। बाकी इसके मूल पूछे कैसे होते हैं तो मूल वास्तविक होंगे और 1 से 0 से बड़ा ये तो इसके मूल कैसे होंगे असमान होंगे। 0 से बड़ा होने पर असमान, 0 के बराबर होने पर समान, 0 से छोटा होने पर काल्पनिक होते हैं। अगला सवाल सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि पहला पद आपको दे रखा है और उसमें डी का मान दे रखा है, या इसके अथवा में इसके अगले 4 पद निकालने। दोनों एक ही सवाल है। इसमें जैसे ये पहला सवाल है वो कर लेते हैं। ए का मान दे रखा आपको -1.25 और डी का मान दे रखा आपको -0.25। इसमें आपको दूसरा पद ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पद में डी जोड़ेंगे। पहला पद कितना है -1.25 है, इसमें हम जोड़ेंगे -0.25। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1.25 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 0.25। तो माइनस माइनस दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 1.50। यह है आपका दूसरा पद। ऐसे ही हम इसमें से तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर होगा आपका A2 प्लस डी। दूसरे पद में डी जोड़ेंगे। दूसरा पद कितना है माइनस का 1.50, इसमें हम जोड़ेंगे डी का मान यानी कि -0.25। इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का 1. ये 50 वैसे वैसे ही प्लस माइनस
0.25। ये 50 और 25 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, तो माइनस का 1.75 इसका उत्तर आएगा। ये हुआ आपके तीसरा पद। इसके एक पद और ज्ञात कर लेते हैं, A4 बराबर इसका सूत्र हो जाएगा A4 बराबर तीसरे पद में हम जोड़ेंगे D। तीसरा पद का मान कितना है, माइनस का 1.75, इसमें जोड़ेंगे हम D का मान माइनस में 0.25। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके 1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25। और 25 और 75 कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये 25 और 75 एक होता है, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो माइनस का 2.00 इसका उत्तर आएगा। ऐसे ही आपको अगला पद भी ज्ञात कर सकते हैं। ये तो था आपके क्वेश्चन इसमें इसका अथवा से पहले वाला। अब हम इसके अथवा के बाद वाला भी हल कर लेते हैं। सेम सवाल आपके इसमें ये वाला, जैसे ये किया था वैसे वैसे ही ये वाला भी करना है। 2 - 2 6 -6 और माइनस के 10। तो इसमें पहला पद कितना है, ए बराबर थे आपके 2। डी का मान ज्ञात करना है। डी का मान कितना है, माइनस के 2 में से हम इस प्लस के 2 को घटाएंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। दूसरा पद ज्ञात करना है, यानी कि दूसरा पद है, इसके अगले पद ज्ञात करने हैं, यानी कि 1 2 3 4 पद तो है, इसमें आपको पाँचवा पद इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाँचवें पद के लिए हम चौथे पद में जोड़ेंगे डी। चौथा पद कितना दे रखा है आपको, माइनस का 10 दे रखा है, तो माइनस का 10 इसमें जोड़ेंगे हम माइनस के 4। तो माइनस का 10 और माइनस के 4 दोनों जोड़ेंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे। ऐसे आपको छठा पद ज्ञात करना है आगे, A6। तो इसमें पाँचवें पद में हम जोड़ेंगे डी। पाँचवा पद कितना आया, माइनस के 14, इसमें हम डी का मान जोड़ेंगे माइनस के 4, तो 14 और 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 18 हो जाएंगे। इसका उत्तर माइनस के 18। चाहे तो इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं, बराबर माइनस के 18। अब पाँचवा पद ज्ञात करना है, तो पाँचवा ज्ञात कर सातवां, तो इसमें हम छठे पद में डी जोड़ेंगे। तो छठे पद का मान कितना है, A6, ये आपके माइनस के 18, इसमें हम जोड़ेंगे माइनस के 4। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस के 18 माइनस का 4, तो माइनस के 22। ठीक है, ये आपके सातवां पद हो जाएगा। ऐसे आप आठवां भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आठवां पद आप कमेंट करके बता देना कितना होता है इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ये एक सर्व समीकरण दे रखी है, सॉरी ये छठी प्रश्नावली का जो है थेल्स प्रमेय उसका सवाल है ये। इसमें दे रखा है कि इसमें ये डी इस BC के समांतर है, तो AD का मान ज्ञात करना है। तो अगर एक त्रिभुज में ये BC के समांतर डी है, तो ये जो अनुपात AD और DB और AE और EC ये अनुपात बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका AD बटे DB बराबर क्या आएगा, AE और बटे में इस। ये क्यों आया, क्योंकि इसमें दे रखा है कि जो DE है वो समांतर है BC के। ठीक है, इस कारण हम इसको ये लिख सकते हैं। तो इसमें ये मान लिख लेंगे, AD का मान हम AD रखेंगे क्योंकि वो तो हमें ज्ञात करना है, तो AD का मान हम लिखेंगे AD और बटे में DB कितना है, ये DB का मान है 7.2, इसकी जगह लिखेंगे 7.2 बराबर AE कितना है, ये 1.8 और बटे में ये EC कितना है, ये 5.4। इनको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो AD का मान ज्ञात करने के लिए इस 7.2 को यहाँ से हटाते हैं, इधर भाग में इधर जाएगा तो ऊपर गुणा में, तो 1.8 इंटू 7.2 और बटे में आएगा आपका 5.4। तो इसके पॉइंट से इसका पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके हट जाएगा। 18 के पार से 54 कटेंगे 3 बार, फिर हम इसमें जो 7.2 है इसमें 3 का भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7.2 इसमें भाग देंगे 3 का, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 पॉइंट, अब 12 हो जाएंगे, 3 चौक 12। तो इसका जो उत्तर है वो AD का जो मान है वो कितना आएगा, AD बराबर आएगा आपके 2.4 सेंटीमीटर। बस ऐसे आपको इसको हल कर लेना है। अगला सवाल आपका ये 14वां सवाल है, यदि ये 4 एक शीर्ष दे रखे समांतर चतुर्भुज के, इनके P का मान ज्ञात करना है। तो इसमें ये होता है समांतर चतुर्भुज में कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं इसका मध्य बिंदु एक ही होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का जो मध्य बिंदु होता है वो एक ही होता है। इसमें A का मान देख लेते हैं, A बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 और 1 हो जाएगा। A कितना दे रखा है, A बराबर ये 6,1 हो जाएगा। B कितना दे रखा है, B का मान दे रखा है आपको 8,2, 8,2 हो जाएगा। C कितना है, 9,4 है और D का मान हमें P,3 दे रखा है। अब आपको इसमें ज्ञात करना है इस P का मान। तो P का मान ज्ञात करने के लिए आपको एक इसमें चीज़ याद रखनी कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं इनका मध्य बिंदु सेम होता है, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही होता है। तो जो इस AC का मध्य बिंदु होगा वही इस BD का मध्य बिंदु होगा। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम
AC का मध्य बिंदु बराबर क्या आएगा आपके BD का मध्य बिंदु। तो दोनों का मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। इसमें मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। इधर भी लगा लो मध्य बिंदु, तो ये होगा आपके x1 + x2 बटे में 2 और y1 + y2 बटे 2। यहाँ पर आपको x1 x2 y1 y2 के मान निकालने। AC का मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु भी O है, ये दोनों सेम ही होता है। तो AC में ये, तो AC के लिए ये लिख लेंगे हम x1 और y1, ये हो जाएगा x2 और y2। तो x1 6 और x2 कितना है 9, ये हो जाएगा आपके 6 + 9 बटे 2। y1 कितना है 1 और y2 कितना है 4, तो 1 + 4 बटे 2 इधर लिखेंगे। ये अब जब हम BD को लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और y2। इसको अभी हटा देते हैं। तो BD के लिए x1 कितना है p, ये हो जाएगा आपका p + x2 कितना है 8 और बटे में कितना है 2। इसी प्रकार से y1 कितना है, y1 है आपका 3 + y2 कितना है 2 बटे 2। इसको हल करेंगे, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 9 और 6 15 होते हैं, तो 15 बटे 2, 4 और 1 5 बटे 2 बराबर में यह आएगा आपके p + 8 और बटे में 2 और बराबर में आपका 3 2 5 बटे 2। देखो ये तो 5 बटे 2 दोनों सही है। इसका मतलब y का मान तो सेम मिल रहा है, तो x का मान भी सेम होना चाहिए, क्योंकि x ये भी x का मान है और ये भी x का मान है। तो तुलना करेंगे x निर्देशांक की तुलना करने पर, तो ये हो जाएगा आपका 15 बटे 2 बराबर p + 8 बटे 2। इसके 2 से इसका 2 कट जाएगा, बचेगा आपका p + 8 बटे में 15। तो p बराबर कितना आएगा 15 - 8, तो p का मान हो जाएगा आपके 7। इसमें जो p का मान आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। इस प्रकार से हर सवाल को पूरा सोल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें अथवा वाला है ये, कि यदि बिंदु दे रखा आपको a b और -a - b, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात कर लेते हैं। इसमें एक को मान लेते हैं x1 y1, ये तो मान लेते हैं x1 और y1, ये मान लेते हैं x2 और y2। सबसे पहले लगाएंगे इसमें दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इसको हम p मान लेते हैं, इसको हम q मान लेते हैं। ये हम दूरी सूत्र हो जाएगा PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये लगाएंगे हम x2 का मान कितना है माइनस का a माइनस x1 कितना है a है, तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है b माइनस का b है, y2 है माइनस का b और y1 का मान है प्लस के b, तो ये माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा आपके -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। अब माइनस की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएंगे 2 के और a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। तो ये कॉमन निकल जाएगा अंदर, तो ये 4 अंदर है तो इसमें लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 लिखेंगे, तो इसका जो उत्तर आएगा वो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल आपकी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मान निकालना है साइन 60 और कोस 30, साइन 30 और कोस 60, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो हम इसको वापस लिख लेते हैं एक बार। एक तो आपको साइन लिखना है साइन 60 और कोस 30 प्लस एक आपको कोस साइन 30 और कोस 60, इसका मान निकालना है। तो इसका मान लिखेंगे, साइन 60 का मान कितना होता है, ये होता है आपका √3/2। जो साइन 60 का होता है वही कोस 30 का होता है, तो इसको हम लिखेंगे √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/4 और जो साइन इसका होता है साइन इसका इसका जो मान है वो 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 और इसका भी मान कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। इसको हम हल करेंगे तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा और बटे में 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 को 4 से एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, ऊपर 3 + 1 हो जाएगा बराबर 3 और 1 4/4, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हम 1 लिखेंगे। इसके अथवा वाला सवाल है तो ये भी कर सकते हैं। साइन a का मान ज्ञात करना है। साइन a का मान ज्ञात करने के लिए आपको इसमें दे रखा है सेक a का मान। ठीक है, इसमें दे रखा है आपको सेक थीटा का मान।
तो ये सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको 13/12। 13/12 दे रखा है, तो इसमें आपको सेक का याद रखना पड़ेगा। सेक इसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। कोस में क्या होता है, लाल का कर्व देख लो, LAL KKA। तो ये आधार बटे कर्ण तो होता है कोस, तो ये सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये तो होगा कर्ण, ये होगा आधार। साइन ज्ञात करने के लिए आपको लंब ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लंब ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से इसमें लंब का मान ज्ञात करते हैं। कर्ण का मान तो 13 है, आधार का मान इसमें 12 है, तो इसमें लंब का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आधार स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस लंब का मान हमें ज्ञात करना है। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस में आपके लंब का स्क्वायर। 144 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, तो 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। कितना बचेगा, ये 25 बचेगा। तो 25 बराबर लंब का स्क्वायर। जब आपको लंब ज्ञात करना है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो √25 हो जाएगा ये। तो इसका मान किस बराबर में आ जाएगा आपके, तो लंब बराबर आ जाएगा आपके 5। ठीक है, एल का मान कितना आया, 5 आ गया। अब आपको इसमें एल का जो मान है उसकी सहायता से और साइन का मान ज्ञात करें। तो साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है आपके लंब बटे कर्ण। साइन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा या साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। लाल का में लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, लंब का मान है 12, लंब का मान है 5 और कर्ण कितना है 13। तो साइन ए का मान हो जाएगा आपके 5/13। ये इसका फाइनल उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी 16वां कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ये है। संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी। अब इसमें एक चीज़ स्पष्ट है कि जितना मैच ये संगीता जीतेगी उतना मैच संगीता रेशमा हारेगी। ठीक है, और जितना मैच ये संगीता हारेगी उतना मैच ये रेशमा जीतेगी। ये एक के जीतने की दे रखी है और दूसरे की आपको ज्ञात करनी है। यानी कि आपको PA प्लस PA बार का मान इसमें इस वाले सूत्र से इसको करना है। ये जीतने की प्रायिकता है, ये उसके हारने की प्रायिकता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसके जो हारने की प्रायिकता होगी संगीता के, वो ही रेशमा के जीतने की प्रायिकता के बराबर हो जाएगी। तो ये दे रखा आपको जैसे 0.62 और इसके हम हारने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। ये PA बार हम इसमें निकाल लेते हैं। हारने की प्रायिकता ये आपके हो जाएगी, एक में से इसको घटा लेंगे तो PA बार बराबर आएगा 1 माइनस 0.62, तो इसका उत्तर आएगा 0.38। ये जो 0.38 है वो इसके संगीता के हारने की प्रायिकता है, और जो प्रायिकता संगीता के हारने की होगी वही संगीता के जीत इसमें रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 0.38 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पासे को फेंकते हैं, 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। अब 4 से बड़ा अंक क्या होता है, 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा अंक ये होता है आपका 5 और 6। अनुकूल परिणाम कितने हुए, 6, और कुल इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम होंगे आपके 2 और कुल परिणाम कितने, 6। प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो 4 बटा ये 2/6 हो जाएगा। 2 के बार से काटेंगे 1 बार और 6 कटेगा 3 बार। इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, 1/3 आएगा। अगला क्वेश्चन अपने ये कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है, और एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी। एक बार सिक्के को एक बार उछालते हैं तो उसके कुल परिणाम कितने होते हैं, कुल परिणाम होते हैं 2। अब चित्र प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 1 होंगे, तो 1/2 इसका उत्तर आएगा। और पट ज्ञात करने की भी यही प्रायिकता है, अनुकूल परिणाम की संख्या 1, कुल परिणाम की संख्या 2, तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। तो चित्र और पट दोनों की जो प्रायिकता का मान है वो 1/2 ही आने वाला। या फिर आपको इसकी अथवा में दे रखा है ये वाला कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है। तो इसका जो हरा नहीं है, तो हरा कितने, 4 हरे हैं, तो टोटल में से 4 को घटा लेंगे, जो बाकी बचेंगे वो हरे नहीं होंगे। यानी कि ये हरा नहीं है, ये भी हरा नहीं है। तो हरे कितने नहीं है, 8 और 5 13, इसमें हरे नहीं होंगे। कुल कितने हैं, कुल इसमें है 17। 8 5 13 और 4 17 कुल हो रहे। अब हरे नहीं कितने हैं, हरे नहीं, तो पहले कुल कर लो इसमें, तो कुल हो जाएंगे आपके इसमें 5 + 8 और प्लस में 4 बराबर 17। हरे नहीं यानी कि आपको 17 में से जितने हरे हैं उनको कम कर लेंगे, तो जो बचेंगे वो हरे नहीं होंगे।
हरे नहीं होने के अनुकूल परिणाम 13 बटे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। तो उत्तर आएंगे इसमें आपके 13 बटे 17। अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें आपको 18वां क्वेश्चन है। एक धरती की पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के पद बिंदु से धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 15 मीटर दूर है। शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें इसका आपको चित्र बना लेना है। यहाँ पे इसका एक चित्र बना लेना है। ये एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इसके आधार से 15 मीटर दूर एक कोई वस्तु है, बिंदु है यहाँ पे 15 मीटर दूर, जिसके सूर्य का उन्नयन कोण कितना है आपके, ये आपके 30 डिग्री। ये कितना है 30 डिग्री, तो 60 डिग्री है। ये आपके 60 डिग्री। आपको इसकी मीनार की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। यानी कि ए बी ये मीनार है और ये सी एक बिंदु है। तो बी सी के बीच की दूरी दे रखी है 15 और आपको इसमें इसकी जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो ये लंब ज्ञात करना है। थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो इसमें आपको लंब निकालना है। तो लंब का मान ज्ञात करना है। आधार हमें दे रखा है, कोण दे रखा है। तो लंब और आधार ये किस में होता है, टेन थीटा में होता है। तो टेन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना लिखेंगे, थीटा का मान लिखेंगे 60 बराबर लंब का मान हमें ज्ञात करना है ए बी, और आधार कितना इसमें 15 है। ठीक है, टेन 60 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर में कितना है ए बी, यानी कि इसमें लंब ज्ञात करना है और आधार का मान दे रखा है 15। 15 का हम इधर भाग से गुणा में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 15/√3 और बराबर में ए बी। इस √3 को हम सही में बदलेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 15/√3। इस √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो परिमीकरण हो जाएगा। ये आएगा आपके 15/√3/3 एक कम 3 हो जाएगा। 3 के पार से 15 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका जो फाइनल उत्तर वो आएगा आपके 5/√3 मीटर। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये 4 सेमी वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण में दे रखा है 60 डिग्री 30 डिग्री। थीटा का मान इसमें 30 है और आर का मान इसमें 4 है। तो इसमें आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आर बराबर कितना है 4 है, 4 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट ज्ञात करने के लिए तो ये सेक्टर का ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें मान लिखेंगे, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है अपने पास में 30, तो 30/360 इंटू पाई का मान लिखेंगे 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हैं, इंटू ये आर का मान कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर कर देंगे। ये 0 से 0 कटेगा, 3 के पार से 36 कटेंगे 12 बार, और कटेंगे 2 के पार से ये 11 बार, और ये कटेगा आपके 6 बार। और क्या बच रहा आपके यहाँ पे 11/6 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4। इसको हम और काट लेंगे, 2 के पार से काटेंगे ये 3 बार कटेगा, और ये कटेगा आपके 2 बार। और कोई संख्या नहीं कटे तो इन सभी को गुणा करेंगे 22, 11 दूनी 22, 22 चौक 88, और बटे में कितना आ जाएगा 3 7 21, 88/21 इसके आंसर हो जाएंगे। या फिर एक सवाल आपके ये वाला इंपॉर्टेंट है आपकी ये कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि दे रखी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त की जो परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर, इससे हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो इसकी परिधि कितनी दे रखी है आपको, परिधि दे रखी है आपको 22 दे रखी है। परिधि का सूत्र लगाएंगे 2πr बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो पाई का मान और आर का मान इसमें निकालना है। तो पाई का मान लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर में 22। तो इसमें हम कट जाएगा ये आर का मान ज्ञात करने के लिए होगा 22 इंटू 7/2 इंटू 22। तो 22 से 22 कट जाएगा, आर का मान कितना आएगा आपके 7/2। इसमें आपको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें 4 का भाग देना है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो बट्टे में 4 हो जाएगा। तो इसमें पाई का मान कितना लिखेंगे 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, और इसके बटे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो वो 4 जो इसके 1 के बटे में आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। इसको हम काट लेंगे, 2 के पार से 22 कटेंगे 11 बार, और 7 के पार से 7 कट जाएंगे, और फिर और कोई नहीं कटेगा इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 7 77, 11 इंटू 7/2 इंटू 4, तो यह आएगा आपके 77/8, और यही अपने क्या है
आंसर है। अगला सवाल आपकी 21वां है ये कि दो संपूरक कोण जो दे रखे हैं इनका, दो संपूरक कोण में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक है, तो इसमें एक को मान लेंगे हम x और दूसरे को मान लेंगे y, और दोनों को ज्ञात करेंगे। तो ये लिख लेते हैं कि बड़ा कोण जो है, बड़े कोण तो मान लेते हैं हम, तो बड़ा कोण है उसको तो मान लेंगे हम x डिग्री का, और छोटा जो कोण है, छोटा जो कोण है उसको मानेंगे हम y। तो एक मिनट इसको वापस चेक करते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो इसको लिख लेंगे हम, छोटा कोण जो है वो y लिख लेंगे, बड़ा कोण जो है वो x बराबर ये छोटा कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो इसको हम समीकरण में बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो x माइनस वाई बराबर 18 हो जाएगी। ये समीकरण नंबर 1। और इन दोनों ये संपूरक हैं तो इन दोनों की जो जोड़ है x और y, इनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर आएगी। तो कोण x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि y और ये y दोनों अलग अलग निशान है तो जोड़ लेंगे, y और y कट जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा। बराबर में इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1, 2 और 1 3 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा आपकी, ये 360 और बटे में कितना आ जाएगा, ये जोड़ में मिस्टेक कर दी, इसको हम वापस जोड़ करते हैं। ये 18 है ना, तो 18 है तो 8 के 8, 8 और 1 9 और ये 198 है। तो 198 में 2 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा आपके 2 9 18 और 2 6 12, तो 96 उत्तर आएगा आपके। एक x का मान तो आया 96 और y का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में लिख लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना होता है, समीकरण 1 में 2 में लिख लेंगे। 2 में एक समीकरण 2 में x बराबर 18 रखने पर ये हो जाएगा, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 180, x का मान कितना है 96 प्लस y बराबर 180। y का मान ज्ञात करना है तो 96 को उधर ले जाएंगे, तो y बराबर 180 और ये माइनस में 96 हो जाएगा। ठीक है, माइनस घटा लेंगे इसको, तो 10 में से 4 6 गए तो 4 बचेंगे, और यहाँ बचेंगे 17, 17 में से 9 गए तो 8 बचेंगे। कितना हुआ ये 84, 84 और 96 दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जो उत्तर है वो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, और ये अपना फाइनल उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है, एक ठोस पर एक अर्धगोले को खड़ा किया हुए शंकु के आकार का है। ठीक है, एक ठोस एक अर्धगोले पर एक खड़े एक शंकु के आकार का है, और जिसकी त्रिज्या जो 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें अर्धगोला बना लेते हैं, ये हो जाएगा अर्धगोला, ये अर्धगोला है और इस अर्धगोले के ऊपर आपको एक शंकु बना रखा है। ठीक है, ये आपके अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है। आपको इस जो ठोस आकृति है इसका आपको आयतन ज्ञात करना है। इसकी जो त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर है। शंकु की जो त्रिज्या है वो और शंकु की जो ऊंचाई है वो दोनों भी बराबर है, यानी कि ये तो इसका h का मान है और ये इसका r का मान है। तो r बराबर भी 1 है और h बराबर भी 1 है। आपको इस पूरी आकृति का जो आयतन है वो पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो पूरी आकृति में क्या चीज़ है, एक तो आपका अर्धगोला है और एक इसमें आयतन है, इसमें शंकु है। तो अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों का निकालेंगे और दोनों को जोड़ करेंगे। तो ठोस का आयतन, पूरे ठोस का आयतन बराबर इसमें दो चीज़ें लगेगी, एक तो लगेगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस इसमें लगेगा एक और शंकु का आयतन। उत्तर आपको पाई के पदों में ही लिखना है, तो पाई का मान इसमें आपको नहीं लिखना है। इसमें आर का मान कितना है, आर का मान बराबर 1 सेंटीमीटर है और एच का मान आपके 1 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर बराबर लिखेंगे 1 और एच बराबर भी लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई इंटू आर का मान 1 का क्यूब प्लस 1/3, और ये हो जाएगा आपका पाई, आर का मान कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर और इंटू में एच 1। इन दोनों को हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 को गुणा करेंगे तो 1 ही उत्तर आएगा यहाँ पे।
तो ये पाई बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे भी पाई बचेगा, 2/3 साथ में रहेंगे। तो 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, इनमें से कॉमन निकालेंगे पाई को, तो ये पाई बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2/3 प्लस इधर बचेगा आपकी 1/3। तो ये हो जाएगा आपका पाई कोष्टक, इसका लघुत्तम लेंगे 3, तो 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग जाएगा एक बार, एक को 2 से 2, एक बार एक को 1 से तो 1, तो 2 और 1 3, तो पाई इंटू 3/3, 3 से 3 कटेगा तो उत्तर आएगा आपके पाई। बस इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आएगा, केवल पाई आ जाएगा। तो बस आंसर इसका आएगा आपके पाई। ये सवाल है आपका 23वां सवाल। इसमें आपको या तो इसमें 2 अथवा पूछेंगे, या तो आपको माध्य ज्ञात करना है या फिर आपको इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो मैं इसमें आपको बहुलक वाला सवाल है वो पहले बता देता हूँ। माध्यक भी आ सकता है और आपके ये बहुलक भी आ सकता है। तो बहुलक वाला सवाल हम इसमें कर लेते हैं। ये इस सवाल का आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम बहुलक वर्ग निकालेंगे। बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। इसमें से सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, तो 6, 11, 21, 23, 14 और 5, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23 है। तो यहाँ लिखेंगे, एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, यहाँ पे 23 है। कितनी है, 23 है। जिसके संगत वर्ग कौन सा है, जिसके संगत वर्ग, जिसके संगत वर्ग हो जाएगा आपका 23 से, ये है आपके 35 और 45, 35 से 45। अतः जो हमारा बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग, वो क्या हो जाएगा आपके 35 से 45 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो बहुलक वर्ग है वो क्या होगा, 35 से 45। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है। अब इसी के आधार पर आपको जो बाकी के मान निकालने हैं, इसमें से आपको L का मान निकालना है। तो L बराबर क्या होगा आपके 35 हो जाएगा। ये जो है इसमें आपके 35 L है। फिर आपका आएगा F1, एक आएगा F0, एक आएगा आपकी F2 और एक आएगा आपके H। इन सभी के जो मान हैं वो आपको यहाँ पे निकाल लेने हैं। ये F1, F0, F2 के मान कैसे निकालेंगे, जो सबसे ज़्यादा है वो तो हो जाएगा आपका F1, और इसके बाद में जो बारंबारता वो आएगी आपकी F2। 1 से पहले क्या आता है, F0 हो जाएगा। तो ये सभी मान इसमें हम इसमें लिख लेंगे। F1 कितना है 23, F0 कितना है 21, F2 कितना है 14, H का मान कितना है, इन दोनों का अंतर 35 और 45 के बीच का अंतर 10। अब आपको लगाना है बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक ये होता है Z बराबर L प्लस, यह आएगा आपके F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में आएगा आपका H। इसमें मान लिख लेंगे। L का मान कितना लिखेंगे, L का मान इसमें लिखेंगे 35। तो L का मान आएगा आपके 35 प्लस, ये प्लस है यहाँ पे, F1 कितना है, F1 है आपका 23, तो 23 माइनस F0 कितना है 21 और बटे में कितना है 2 इंटू F1, 23 माइनस F0 21 माइनस F2 का मान कितना है 14 और इंटू में H कितना है 10। इसको पहले सोल्व करेंगे। तो ये जो है 35 तो वैसे वैसे आएंगे, प्लस 21 में 21 को घटाएंगे 23 में से तो 2 बचेंगे और इस 10 को यहाँ से गुणा कर देंगे, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा। बटे में इन दोनों को गुणा करेंगे तो 23 दूनी 46, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35, 3 और 5 35, तो माइनस के 35 आएंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा आपके 3 5 35 प्लस, यहाँ पे गुणा कर लेंगे इनको तो ये हो जाएगा आपका 20 और इनको हम घटाएंगे, 6 में से 5 गए तो 1, 4 में से 3 गए तो 1, तो 20 में भाग दे देंगे 11 का, तो 35 प्लस इधर भाग दे दो 20 में 11 का, 11 एकम 11, 9 बचेंगे तो पॉइंट लगा लेंगे, ये हो जाएगा आपका 0, 90, 11 8 88, फिर 2 बचेंगे तो 11 एकम 11, तो इसका जो उत्तर है वो आपके आएगा 1.81। जब इसमें जोड़ेंगे तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 35 और 1 36.81। ये अपना फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो इसका जो आंसर है वो निकाल लेना है। ये तो आपका था बहुलक वाला। बहुलक ज्ञात करना आपको इस प्रकार से आना चाहिए। और ये जो सवाल है इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है, इसके ऊपर वाले में माध्य निकालना है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको इसका मध्यमान ज्ञात करना है। फिर इसको जो f ये दे रखा है, f को x से गुणा करके प्रत्यक्ष विधि से इसको हल करना है। तो इसको भी हम कर लेते हैं। ये जो दे रखा है साक्षरता दर, इसमें हम पहले इससे ये लिख के इसका जो अगली स्टेप में हम इसका जो मध्यमान है वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें निकाल लेते हैं। पहले ये
एक्स निकाल लेते हैं इसका, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो हमारा एक्स आ। तो सबसे पहले ये जो साक्षरता लिखी, इसमें अब इसके बाद में हम लिखेंगे मध्यमान। ठीक है, मध्यमान। मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? एक्स, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, या फिर इन दोनों के बीच की संख्या लिखते हैं। 45 और 55 के बीच की संख्या क्या आती है? 50। अब ये 50 आया कैसे? तो हमने 45 और 55 को जोड़ा और फिर इसमें 2 का भाग दिया, तो ये होंगे आपके 100। 100 में 2 का भाग दिया तो 50 आ जाएगा, तो इसका उत्तर लिखेंगे 50। फिर यहाँ आएगा आपके 60, यहाँ आएगा 70, यहाँ 80, यहाँ पे 90। ये डायरेक्ट कैसे लिखा? 10-10 का अंतर था, फिर मैंने इन सबको जोड़ के लिख लिया, 10-10 का गैप बना के। इनके बीच में 70 आता है, इसके बीच में 80 आता है, इसके बीच में 90 आता है, 85 और 95 में 90 बीच में आता है। अब आपको लिखना है इसमें नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, तो ये हो जाएगा आपका F। ये क्या हो जाएगा? नगरों की संख्या में F हो जाएगा। नगरों की संख्या को हम यहाँ पे देख के लिख लेते हैं। नगर की संख्या है अपने पास में 3, 10, 11, 8, 3, 3, 10, 11, 8 और 3। अब आपको इसमें निकालना है fx। इस f को x से गुणा कर देंगे, तो 5, 50 को 3 से, 5 दिया 15, फिर 6 को 60 से तो 600, यह हो जाएगा 11 7 77, 770, 11 ये 8 8 64, 640 और 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा आपका 270। बस आपको क्या करना है? इन सभी को जोड़ कर लेनी। ये हो जाएगा सिग्मा fx, क्योंकि माध्य का जो सूत्र होता है, माध्य समांतर माध्य, इसका सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा fx और बटे में सिग्मा f। इसमें f का और इनका जोड़ करनी पड़ेगी। f की जोड़ कर लेते हैं, f की जोड़ हो जाएगा आपके, ये है 3 और 10 13, 13 और 11 24, 24 और ये आपके 8, 24 और 8 32, 32 और 3 35, ये तो होगा आपके 35। fx का मान निकाल लेते हैं, ये 0 आएगा यहाँ पे, फिर 5 और 7 12 और 4 16, 16 और 7 23 का 3 हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22 और 2 23 24, तो 240 आ जाएगा ये। 2 24 30, इसमें भाग देना आपको 35 का। इसको हम 5 के बार से काट लेंगे, तो 5 के बार से ये कटेगा आपके 24, 5 चौक 20, 43 कटेंगे 8 बार, फिर ये कटेंगे 30 6 बार, 35 कटेंगे 7 बार, फिर 786 में 486 में 7 का भाग देंगे, तो 7 तो 5 35, 7 छंग 42, 4 बचेंगे 46 हो जाएंगे, वापस 7 छंग 42, वापस 4 तो 40 हो जाएगा। 40 में भाग देंगे 7 का, तो 35, 7 5 35, 5 बचेंगे तो 7 7 49। ठीक है, तो 66.59 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको जो पूरा पेपर है वो सोल्व कर लेना है और आपके जो पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूँ आपका ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले पेपर के लिए, 13 फरवरी को जो पेपर होगा उसके लिए। और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपके पेपर सेट जो बी है उसका भी सॉल्यूशन करवा रखा है, वो भी आप देख लेना, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।